नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अदिति मिश्रा बनी है नई जेएनयू प्रेसिडेंट अध्यक्ष और साथ ही जेएनयू प्रेसिडेंट अध्यक्ष समेत सभी 4 पदों पर लेफ्ट ही जीती है। उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका लेफ्ट यूनाइटेड से जीती हैं। महासचिव पद पर सुनील यादव लेफ्ट यूनाइटेड से जीते हैं। प्रेसिडेंट पद पर अदिति मिश्रा लेफ्ट यूनाइटेड से जीती और संयुक्त सचिव पद पर दानिश भी लेफ्ट यूनाइटेड से ही जीते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2025 के छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन चुनाव में लेफ्ट यूनिटी ने सभी 4 प्रमुख पदों पर शानदार जीत हासिल की। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव सभी पदों पर लेफ्ट यूनिटी ने कब्जा कर लिया है। इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जेएनयू में वामपंथी विचारधारा का दबदबा कायम है। 9043 छात्रों के वोट देने के योग्य होने के साथ 67% मतदान हुआ, जो छात्रों की राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। नतीजों ने जेएनयू के राजनीतिक माहौल को एक बार फिर से लाल रंग में रंग दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी जेएनयू-एसयू चुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग के बाद से वोटों के नतीजे गुरुवार देर शाम तक आए और बुधवार रात तक के रुझानों में 4 पदों पर लेफ्ट की बढ़त थी, जबकि गुरुवार की सुबह से ही रुझानों के बाद से बदलाव देखने को मिला। लेकिन आखिरकार लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवारों ने फिर से बढ़त बना ली और ये बढ़त अंतिम परिणामों तक कायम रही है। तो जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां लेफ्ट की उपाध्यक्ष पद पर कीझाकूट गोपिका बाबू ने जीत दर्ज की। नतीजों से पहले न्यूज इंडिया संवाददाता शालू चौहान ने लेफ्ट की विजय उम्मीदवार के गोपिका बाबू से खास बातचीत की थी, वो सुनवाते आपको। छात्र संघ चुनाव के परिणाम कुछ ही घंटों में घोषित हो जाएंगे। लेफ्ट यूनिटी और एबीपी के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गोपिका है जो कि लेफ्ट से है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है छात्रों ने किस उम्मीदों के साथ आपको वोट किए हो? मैं लेफ़्ट यूनिटी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट में उम्मीदवार हूँ और मेरी जो पोस्ट में बहुत बड़ा मार्जिन से स्टूडेंट्स ने लेफ़्ट यूनिटी को सपोर्ट दिखाया है और इसलिए दिखाया कि ताकि यूनियन एक ताकतवर यूनियन होना चाहिए जो ये सरकार की जो कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सके। एबीवीपी हम सब जानते हैं वो पपेट बॉडी है आरएसएस की, सरकार की एक पपेट बॉडी है। उनके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो एडमिन के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। 2019 में जब एंटी फी हाइक मूवमेंट हो रहा था, एबीवीपी ने शट डाउन जेएनयू का कॉल दिया था। तब स्टूडेंट्स मिलकर, यूनियन मिलकर फाइट बैक जेएनयू का स्लोगन लगाया था और फाइट बैक किया था और एक भी रुपीज़ का जो इंक्रीज है, फी हाइक है, होने नहीं दिया था इस कैंपस में। उसी स्ट्रेंथ के साथ स्टूडेंट्स हमारे ऊपर ये भरोसा जता रहे कि इस बार भी लेफ्ट यूनाइटेड के सारे जो कैंडिडेट्स हैं सेंट्रल पैनल में भारी बहुमत से जीत जाएंगे और जो काउंसिल लेवल में जो हमारी तरफ रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, SSS में चाहे वो SIS में हो, एबीपी का सीट काउंट अभी तक 0 है और 0 ही रहेगा आगे से। पूरी तरीके से पूरा कैंपस ये चाह रहा है कि लेफ्ट यूनिटी इस बार भारी बहुमत से यूनियन में आए। बात करें मुकाबले की तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला जो है इस बार भी देखने को मिल रहा है। एबीवीपी ये दावा कर रही है कि वो जो है जो इस बार का चुनाव है वो जीतेगी। लेफ्ट ये दावा कर रही है कि वो चुनाव जीतेगी। कहीं ना कहीं उनको भी अपने छात्रों पर, अपने संगठनों पर भरोसा है और आप भी पूरा भरोसा जो है जता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कि आपकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कि आपको क्या लगता है कि छात्रों ने जो वोट कर रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर कितना भरोसा जता पा रहे हैं कि आप जो है इस बार जीत हासिल करेंगे? देखो, एबीपी का ये हमेशा से ये नैरेटिव चला है कि हम 3 संगठन एक साथ अलायंस में हैं और वो अकेले में ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उनके पीछे पूरा आरएसएस का मशीनरी लगा हुआ है, उनके पीछे बीजेपी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, अभी स्टेट गवर्नमेंट में है। ये जो हमारी वीसी है वो खुलेआम ये बोलती है कि वो बाल सेविका थी और वो आरएसएस को समर्थन देती है अपना। एबीवीपी से विकास पटेल हैं जो कि प्रेसिडेंट से कैंडिडेट हैं। आज फाइनल परिणाम आने हैं, कितनी उम्मीदें आपको हैं कि आप आज जीत हासिल करेंगे? देखिए, हमारी जो स्थिति है असल में पिछली बार बहुत अच्छी नहीं थी, इस बार हमने बहुत अच्छा किया। हमारा जो कैडर बेस है
पिछली बार कम था, इस बार कैडर बेस्ड जो वोट है हमारा बढ़ा है। अभी हम 2 सीटों पे लीड कर रहे हैं और प्रेसिडेंट पे 200 वोट से पीछे हैं। और मतलब शाम तक अभी SSS की स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की वोटिंग बाकी है 1300 के करीब में, और बहुत अच्छा चांस है कि करीब 2 सीटों पे मिनिमम तो हम जीतने के अच्छे चांसेस हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ा है? क्योंकि अब हमने वो पैटर्न देखा था, पहले जो वोट जो होता था, वोट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारा कैडर वोट जो 4 के 4 जो पड़ते हैं पिछली बार हमारे कम थे, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारा कैडर वोट मतलब कि आपका संगठन का विस्तार वो हुआ है। क्योंकि असल में हमारा 400 से ज़्यादा कैडर वोट है, पिछली बार हमारा वो कैडर वोट कहीं नहीं 40-50 था। तो बिहार चुनाव पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की, सुनाते आपको। नेता और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आप बिहार दौरे पर रहे। बिहार में इस वक्त सियासत जो है वो सियासी संग्राम तो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा वहां पर थोड़ा हिंसात्मक तस्वीरें भी सामने आई थी, पत्थरबाजी, कई तरह के मामले वहां से निकलकर सामने आए। कि क्या लग रहा है कि आखिरकार जनता किसके पक्ष में जाएगी? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है, स्पष्ट उनकी लहर है। माननीय मोदी जी का आभा मंडल है, नीतीश कुमार जी का, और उन दोनों की छवि के सामने राहुल और तेजस्वी जी बहुत बौने हैं। और जनता विकास चाहती है, जंगल राज नहीं चाहती। अभी मैं देख रहा था एक चैनल पर कि वहाँ पर उनकी तेजस्वी जी की सभा थी और एक बच्चा बिल्कुल कट्टा लाठी के गाने गा रहा था, भाषा बोल रहा था। ये धमकी वाली भाषाएं जो आती हैं लोगों को डराने की, तो लोग समझ जाते हैं। और वो भूले नहीं हैं बिहार में जिस तरह का तांडव करती थी जब लालू जी की सरकार थी, जिस तरह का भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच था, सीएम हाउस में से वसूली और फिरौती की मांगें होती थी, वो ऐसा नहीं चाहती। वो नीतीश जी जैसी स्वच्छ सरकार चाहती है, माननीय मोदी जी जैसा आभा मंडल चाहती है, स्वच्छ सरकार, ईमानदार सरकार चाहती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कई सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें सीएम की जो पहली चॉइस है युवाओं के तौर पर, वो तेजस्वी यादव का नाम निकल कर आया है। अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो युवाओं पे भरोसा कर रहे हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह जी के सारे जो दांव हैं वो इस बार उल्टे पड़ने वाले हैं। ये सब चुनाव के पहले तक ऐसे ही कहते हैं, और चुनाव के बाद कहते हैं वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गई। क्योंकि ये कभी जनता के बीच जाते ही नहीं हैं, कभी भी नहीं जाते हैं। अब आप देखो, पंजाब में बाढ़ आई थी, राहुल गांधी मलेशिया से बाढ़ गए थे देखने बाढ़ को, विदेश चले जाते हैं, जनता के बीच जाते कहाँ हैं? और इसलिए जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे तो जनता का विश्वास कैसे पाएंगे? इनका हारना तय है, ये जीतने वाले नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो वोट से सरकार बनाती है चोरी करके, और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। अभी वोट चोरी से बनाती है तो फिर वो ये कैसे कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? ये महागठबंधन है ही नहीं, ये महाठगबंधन है, बच्चा बचाओ संगठन है। ये सोनिया जी को चिंता है कि उनका बेटा राहुल कैसे भी सेट हो जाए, और लालू जी को चिंता है कि उनका बेटा तेजस्वी कैसे भी सेट हो जाए, और मोदी जी को चिंता है कि देश के बच्चे कैसे सेट हो जाएं। देश कैसे हमारा आज जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत विश्व के अंदर, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी की चिंता अलग है और इनकी चिंता अलग है। ये परिवारवाद है, ये पार्टियां नहीं हैं, ये परिवार हैं। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, और डेमोक्रेसी में लोग पार्टी को चुनते हैं। अखिलेश जी ने तो ये तक कह दिया वहाँ से जाके, और जैसा कि कहा था योगी जी ने कि पप्पू ढप्पू अप्पू की सब यहाँ कितने भी आ जाए यहाँ कुछ नहीं होने वाला। इसको लेकर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि देखो क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर बोलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी करता है तो ये लोग कोर्ट तक चले जाते हैं। भाई, माननीय योगी जी ने जो कहा है वो सार्वजनिक मंच से कहा है, और उन्होंने बताया है कौन पप्पू, कौन ढप्पू, कौन चप्पू, ये सब बताई है उन्होंने बातें। उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, बिल्कुल ठीक टिप्पणी की।
धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा आपको सुन रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो वहीं नोएडा में डीएम मेधा रूपम ने लापरवाह अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है और विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर 3 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और 12 सहायक अधिकारियों का वेतन रोक दिया। साथ ही 130 बीएलओ और 13 सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। डीएम मेधा रूपम ने समीक्षा बैठक में नाराजगी जताते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, लेकिन धीमी गति से काम करने वाले अफसर अब प्रशासन के निशाने पर हैं और डीएम ने साफ चेतावनी दी है कि अगली बार कोताही पाई गई तो फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर राजस्थान एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। सांचौर में गिरफ्तार मौलवी ओसामा उमस के आतंकी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार ओसामा पिछले 4 साल से अफगानिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टॉप कमांडरों के संपर्क में था। वह इंटरनेट कॉलिंग और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए आतंकी संगठन से बातचीत किया करता था। जानकारी ये भी मिली है कि ओसामा स्थानीय युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एटीएस ने 4 जिलों में एक साथ छापेमारी कर 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। डिजिटल डिवाइसेस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आईजी एटीएस विकास कुमार ने बताया है कि अब इस नेटवर्क के देश विदेश में फैले तार खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान की जो एटीएस टीम होती है उन्होंने एक बड़े मामले में खुलासा किया है। आपको बता दूं कि 776 से कुछ दिनों पहले एक मौलवी जो मस्जिद में एक मौलवी के तौर पर रह रहा था और संदिग्ध गतिविधियों के चलते उसको गिरफ्तार किया था और लगातार पूछताछ करने के बाद आज राजस्थान एटीएस टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है और एक पुष्टि की है, जिसमें ये लगातार जो मौलवी ओसामा उमस जो है वो अफगानिस्तान के बड़े जो संगठन होते हैं टीटीपी उसके जो कमांडेंट होते हैं उसके संपर्क में था और लगातार करीबन बताया जा रहा है कि 4 साल से ये संपर्क में था और इंटरनेट और अन्य जो ऐप्स है उसके जरिए ये गतिविधियों में लिप्त बताया गया है। और तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 दिन की बच्ची के दिल में छेद का मामला सामने आया। गुरु नानक जयंती के अवकाश के बावजूद सरकारी दफ्तर खोला गया और तत्काल दस्तावेज तैयार किए गए। मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस से बच्ची को मुंबई के नारायण अस्पताल भेजा गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए सरकार की बाल हृदय योजना के तहत में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। ये प्रदेश में पहला मौका है जब नवजात को एयरलिफ्ट किया गया हो। 2 दिन की है और जैसे ही उसका जन्म हुआ कुछ घंटे बाद मालूम हुआ कि उसके हार्ट में कोई क्रिटिकल विकृति आई हुई है, जिसके कारण उसकी चिकित्सा जबलपुर या मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। इसलिए यहाँ के डॉक्टरों ने परामर्श दिया कि किसी भी स्थिति में आप तत्काल मुंबई हॉस्पिटल के लिए आप रवाना हो जाइए, उसी में संभव है। और इस कार्यक्रम में हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय थी, तो मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के अंतर्गत माननीय विधायक महोदय जी ने भी अथक अपना प्रयास किया। एक बेबी ऑफ शशि दाहिया, उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए एक प्राइवेट अस्पताल में, उसमें से एक बच्ची को हार्ट से संबंधित कुछ असामान्यता है, जिसको अपन बोलते हैं जन्मजात हृदय की बीमारी उसको है। शासन की राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ से मुंबई के एक अस्पताल को पंजीकृत किया गया है कई सालों से, और उस बच्चे को हम लोग यहाँ से पूरा प्रकरण बनाकर, पूरी फाइलिंग बनाकर हम लोग मुंबई भेजते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में किसानों ने फसलों के नुकसान को लेकर के सरकार से राहत की मांग की। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से जिले के कई गांवों में चना, मटर, मसूर और धान जैसी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इसी समस्या को लेकर के सामाजिक न्याय एवं किसान मंच के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार राजपूत के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसानों का यह कहना है कि अचानक हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे कि फसलें सड़ गई और अब नई बुआई भी प्रभावित हो रही है।
ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि सरकार फसलों का सर्वे करा करके प्रति हेक्टेयर कम से कम 25,000 रुपए का मुआवजा दे। इसके अलावा जो फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं उनके लिए बीज और खाद निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए ताकि समय से दोबारा बुआई की जा सके। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश निरंजन भैयाजी ने ये चेतावनी दी कि अगर जल्द राहत नहीं दी गई तो फिर किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने शासन से त्वरित कार्रवाई करने की मांग भी की। ये दिनों जो अतिवृष्टि के कारण किसानों की अपूर्णीय क्षति हुई है, फसलों की जो बोया गया बीज बर्बाद हुआ है और जो धान की फसल खड़ी हुई थी पकी हुई वो बर्बाद हुई है। उन सारी बातों को लेकर के किसानों की पीड़ा का इजहार करने के लिए, उनको राहत दिलवाने के लिए आज हम लोगों ने 5-6 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के लिए दिया है। तो वहीं कानपुर की सड़कों की हालत एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल संगीत टॉकीज रोड, हैलेट रोड और ब्रह्मनगर से बजरिया रोड तक जगह जगह पर पैच वर्क के नाम पर खाना पूर्ति की गई है और 2 दिन पहले भरे गए गड्ढों में अब फिर से बजरी और गिट्टी फैल चुकी है। कई जगह तो पैच वर्क पूरा तक नहीं हुआ था और जहां हुआ वो भी ठीक नहीं पाया गया। महापौर प्रमिला पांडे ने खुद मौके पर पहुंच करके सड़कों की गुणवत्ता जांची और अधिकारियों से जवाब तलब किया है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ठंड के मौसम में मटेरियल को सेट होने में समय लगता है, लेकिन सवाल यह है कि जब सड़कें 2 दिन में ही उखड़ जाती हैं तो फिर आखिर किस गुणवत्ता की मरम्मत हो रही है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और जनता गड्ढों में धंसती जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कानपुर की ये सड़कें कब तक ठीक होती हैं या फिर दोबारा उखड़ ही जाएंगी। पठानकोट के गुंगरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि रेत बजरी से भरे बड़े वाहन रोज इसी रास्ते से तेज रफ्तार में निकलते हैं, जिससे कि हमेशा खतरा बना रहता है। लोगों ने मांग की कि इस रास्ते पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जाए। चाचा जी ने मेरे तो पिंडों निकले से यहाँ पर जाना ही पिछो आउट साइड तो ट्राली आई है उनके सिर तो निकले, सिर पूरा कुछ रह गया तो मौके की डेथ हो गई। पुलिस ने 1 घंटे पहले फोन किया, पुलिस वाले हूँ जस्ट हूँ पहुंचे हुए। इन्हें की कार्रवाई है प्रशासन की तो आगे दलील की कहते लाश को क्यों चुकनी लाश है जिन भैन कोई हल्ट करो बंदा छो। मेरे सामने घर आ सर कार अकेडमी स्कूल जो आप जगह दान की हुई सर, ठीक है जी। इतने स्कूल के बाहर आप जो स्कूल की छुट्टी होंगी सर इतने ना कोई डिवाइडर बने हुआ ना कोई गल नहीं बात नहीं। आप पहले कितनी रिक्वेस्ट की है सर पीछे तुम माड़ा मोटा डिवाइडर बना दो जी कभी सो चल जे सर इन्होंने। तो खबर पंजाब के मोगा से, जहां धर्मकोट इलाके में खेतों में पराली जलाने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गुरमेल सिंह खुद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। उन्होंने किसानों से अपील की है कि सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए मशीनें दी हैं, उनका उपयोग करें और खेतों में आग न लगाएं। प्रशासन का यह भी कहना है कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जी इस तरह पुलिस पार्टियां अडोडी असी बनाई हुई हैं। मैं SHO धर्मकोट साढ़े धर्मकोट दी 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां बनिया हुई हैं। सारे किसानों को असी अवेयर भी कर रहे हैं और खेतों में भी जा रहे हैं। जिथे सानू किते कोई शक हुंदा या तलाह मिलती है तो तुरंत जाके बुझाई दी। अज भी असी एक ਚੱਕ ਭੌਰੇ पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ करते जा रहे सी तो उत्थे अग लगी सी। अजे शुरू की सी उन्होंने ज़्यादा नहीं लगी सी कि मौके पर पहुँच गए असी पानी दी बाल्टियां नाल ते। तो वहीं दिल्ली के रोहिणी इलाके से बेगमपुर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महज कुछ ही दिनों में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 31 अक्टूबर की रात दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर सुरेश कुमार राठी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने CCTV फुटेज, लोकल इंक्वायरी और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बंटी के रूप में की गई है, जो कि अमन विहार इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में बंटी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि उसने सुरेश राठी के साथ पहले संपर्क किया था और लूट की योजना बनाई थी। हत्या के बाद वो गहने और नकदी लेकर के फरार हो गया था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटी, 2 मोबाइल फोन, ज्वेलरी और नकदी बरामद कर ली है। जांच में सामने आया है कि बंटी पहले भी 3 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस केस की तहकीकात कर रही है। तो खरगोन के ट्रेचिंग ग्राउंड रोड पर बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद हुआ है। दरअसल यह आधार कार्ड मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप है।
शक ये जताया जा रहा है कि ये कार्ड कचरा गाड़ी से गिर गया या फिर जानबूझ करके फेंका गया है। सूचना मिलते ही एसडीएम ने टीम भेजी और सभी कार्ड जब्त कर पंचनामा बनवाया गया है। रहवासियों ने यह कहा है कि अपडेट के बाद भी कार्ड डाक से नहीं मिलते, इसलिए अब जांच जरूरी है कि गलती पोस्ट विभाग की है या फिर किसी और की। तो वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चरित्र पर शक के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। घटना राणापुर थाना क्षेत्र के पाडलवा गांव की बताई जा रही है। आरोपी राकेश विलावल अपनी पत्नी गीता के साथ गुजरात में मजदूरी किया करता था। उसे पत्नी पर शक हुआ और घर लौटने के बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि उसने ब्लेड से उसकी नाक काट दी। घटना के बाद आरोपी पति खुद घायल पत्नी को अस्पताल लेकर के पहुंचा। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे झाबुआ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नगर पालिका की लापरवाही अब लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है। खुर्जा सिकंदराबाद पुराने जीटी रोड पर सड़क किनारे कूड़ा डालने को लेकर के बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बदबू और गंदगी से इलाके में रहना मुश्किल हो चुका है। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका खुर्जा जानबूझ करके देहात क्षेत्र में सड़क किनारे कूड़ा फेंक रही है, जिससे कि बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। और यही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है और ये अधिकारी पूरे मामले से बेखबर है। लोगों ने साफ कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो फिर ये आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इस बीच स्थानीय निवासियों यानी कि रणवीर सिंह, अमर सिंह और सुनील सोलंकी ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। खुर्जा सिकंदराबाद रोड पर यह कूड़ा विवाद अब जन आक्रोश में बदलता दिखाई दे रहा है। नगर पालिका द्वारा जो गंदगी खुर्जा देहात में फैलाई जा रही है और यहाँ इतनी बीमारी फैल रही है इससे, क्योंकि यहाँ स्कूल जाने आने वाले बच्चे भी जाते हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी यहाँ नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। और ये गंदगी बराबर चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ ये गंदगी रोड के किनारे नगर पालिका द्वारा फेंकी जा रही है। और व्यक्तिगत संपत्ति, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है, उस पर भी देखिए किस तरह इन्होंने गंदगी फैलाकर उसे नुकसान पहुंचाया है। इसकी भरपाई कौन करेगा? इतने दुखी हम ई रिक्शा चलाते हैं, सवारी घर से आती है, सुबह सुबह खाना खा के उल्टी कर देती है। इतनी गंदगी रहती है यहाँ पे, बीमारी दुनिया भर की। यहाँ पे कचरा तो कचरा, फैक्ट्रियों का मांस भी दबता है इनके नीचे, ट्रैक्टर वाले लग दाबते हैं। खून हमें देखता हूँ, ट्रॉली में खून जाते हैं, वहाँ पे पलट जाते हैं। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ का जो नगर पालिका है ना, वो बहुत गलत है। और यहाँ का जो एरिया है, पैसे लेते हैं ट्रैक्टर वाले से डालने के, ऊपर से मिट्टी डलवा देते हैं, भराव करवा रहे हैं। ये कहा कहेंगे जी, सब बीमारी की जा रहे हैं। ये रोज बीमारी, जहाँ रोज डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं। शिकायत नहीं करिए, क्या है शिकायत कहा जी, नगर पालिका ये आते हैं गाड़ी गिरना, उनसे बतेरी कहें भाई या कैसे क्यों यहाँ क्यों गिर रहे हो, या तो गिरो तो इसमें आग लगाओ। फिर क्या तो वो सुनाई करना कर रहे हैं, हाँ बस हाँ करना। राजस्थान के हिंडौन सिटी से एक दर्दनाक खबर सामने आई। जलसेन तालाब में कूद करके एक युवक ने आत्महत्या कर ली। 25 वर्षीय दीपक सोनी सुबह से ही लापता था और बाद में उसकी चप्पल तालाब की सीढ़ियों पर मिली। बताया जा रहा है कि उसने अपने मोबाइल में एक सुसाइड नोट भी लिखा था। 3 घंटे की तलाशी के बाद से गोताखोरों ने दीपक का शव तालाब से बाहर निकाला। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वहीं परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौधरी और सिविल डिफेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर के रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटा हुआ है। आखिर दीपक को आत्महत्या करने के लिए किसी ने मजबूर किया था या क्या कुछ कारण रहा था, इसके पीछे की अब वजह पता लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी शहर में दंपति की गला रेत करके हत्या कर दी गई। सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग कर्मचारी रमेश हाके और उनकी पत्नी पुष्पकला हाके का शव उनके ही घर से बरामद किया गया। घटना 5 और 6 नवंबर की दरमियानी रात की बताई जा रही है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया है ताकि हत्यारे तक पहुंचा जा सके। कटंगी थाने में ये पिछले 2 महीने में दूसरी ऐसी वारदात है। इससे पहले भी सितंबर में पति और पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा अब तक भी नहीं हो पाया। लगातार हो रही हत्याओं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूरे शहर में दहशत और सनसनी का माहौल है।
वहीं दूसरी तरफ धार में पुलिस ने ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोतवाली थाना और साइबर ब्रांच की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड के पास से 10 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पूछताछ में और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं। कल दिनांक को साइबर सेल प्रभारी प्रशांत गंजाल को मुखबिरी प्राप्त हुई थी कि श्री माया होटल के सामने नए बस स्टैंड के पास में एक बाल अपचारी लग रहा है लड़का नाबालिग सा, वो ड्रग्स बेचने के लिए खड़ा हुआ है, जिसको हमने मौके से टीम गठित करके उसकी धरपकड़ की। उससे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आसमीन करके गांधी कॉलोनी का लड़का है, जिससे वो एमडी ड्रग्स करीबन 10.5 ग्राम लेके आया था। मध्य प्रदेश के खरगोन से दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। बालसमुद के पास मिनी ट्रक और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब मिनी ट्रक पोल्ट्री फार्म से खाद लेकर के लौट रहा था और पिकअप सब्जियां लेकर के इंदौर की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों की मदद से शव को जेसीबी बुला करके बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच करके हादसे की जांच में जुटी हुई है और यह हादसा फिर से एक बार सवाल खड़े कर रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए नोएडा की भी बात कर लेते हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 82 कट के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाले में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने शव देख करके तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जांच शुरू कर दी गई। मृतका की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस का यह कहना है कि शव की पहचान होने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा भी किया जा सकेगा। फिलहाल इलाके में सनसनी का माहौल है और लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं।